नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कथा सम्राट प्रेमचंद के विषय में। सुंदर सुखद संयोग है कि आज उनका जन्मदिन है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करेंगे और कथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। उनके पिता अजायब राय और माता आनंदी देवी थी। उनके पिता लम्ही में डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने लिखने का संस्कार अपने घर से प्राप्त हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई और आगे चलकर उन्होंने उर्दू में लेखन आरंभ किया। उनका पढ़ाई का ऐसा अभ्यास था कि उस समय उर्दू के जितने नामचीन लेखक और उपन्यासकार थे, प्रेमचंद ने उन सब को पढ़ा था और प्रेमचंद ने उर्दू में लेखन आरंभ किया और उनकी रचनाएं ज़माना पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। 1908 तक आते आते उनका उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। जब उनका सोजे वतन प्रतिबंधित हुआ तब उनके मित्र जो ज़माना के संपादक भी थे, उन्होंने प्रेमचंद को यह सलाह दी कि वे अब नवाब राय की बजाय प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू करें। उन्होंने न सिर्फ प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई, परंतु वह उर्दू में थी, जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। और आगे चलकर उनकी हिंदी कहानी 1915 के सरस्वती के दिसंबर अंक में प्रकाशित होती है और उस कहानी का शीर्षक है सौत। प्रेमचंद की कहानियों की कुल संख्या विद्वानों ने लगभग 300 बताई है और वर्तमान अनुसंधान, जो सबसे नवीनतम अनुसंधान कमल किशोर गोयनका जी का है, उसके मुताबिक प्रेमचंद की कहानियों की कुल संख्या 301 है, जिसमें 3 कहानियाँ अप्राप्य बताई गई हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ हैं ईदगाह, नमक का दरोगा, पंचपरमेश्वर इत्यादि, जो कि लगभग सभी छात्र अपने स्कूली जीवन से पढ़ते आए हैं। प्रेमचंद ने कहानियाँ और उपन्यास दोनों ही आरंभ में उर्दू में लिखे थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने जब हिंदी में लेखन शुरू किया तो न सिर्फ उन्होंने नई कहानियाँ और नए उपन्यास लिखे, बल्कि जो कहानियाँ और जो उपन्यास वो उर्दू में लिख चुके थे, उनका भी उन्होंने हिंदी में पुनर्लेखन किया। उनकी कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर प्रकाश डालती है। न सिर्फ कहानियाँ, अपितु उनका संपूर्ण कथा साहित्य सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का बीड़ा उठाती है। ये हम उदाहरण देख सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने कर्मभूमि उपन्यास के आरंभ में ही शिक्षा व्यवस्था की खामियों का चित्रण किया है, या फिर बड़े भाई साहब कहानी में उन्होंने जिस प्रकार शिक्षा की खामियों पर दृष्टि डाली है। उन्होंने अपनी सभी कृतियों में, चाहे वह कहानी हो या फिर उपन्यास, सामाजिक विसंगतियों की और सामाजिक समानता की बात की है। उनकी जो पहली रचना है वो प्रेमचंद के लेख के मुताबिक एक व्यंग्य रचना है, जो उन्होंने अपने मामा के ऊपर केंद्रित करके लिखा था, परंतु वह रचना अभी प्राप्य नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों की हम बात करें तो उन कहानियों में मानवीय संवेदना बहुत गहरे से व्यक्त हुई है। उनकी आरंभिक कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बीच की कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जबकि उनकी बाद की कहानियाँ, यानी अपने लेखन में जो जो वो उत्तर की ओर जाते हैं, उनकी कहानियों में यथार्थ का स्वर प्रबल होता जाता है और पूस की रात और कफन जैसी कहानियों तक आते आते उनका यथार्थवाद एक प्रबल रूप प्राप्त कर लेता है, जिसका उदाहरण हमें पूस की रात और कफन जैसी कहानियों में दिखाई पड़ता है। उनके उपन्यासों की बात करें तो 1918 में प्रकाशित सेवा सदन हिंदी का पहला उपन्यास है, जो उर्दू में हुस्न बाजार नाम से प्रकाशित हो चुका था। सेवा सदन उपन्यास नारी पीड़ा का चित्रण करता है और डॉक्टर राम विलास शर्मा ने कहा भी है
कि सेवा सदन उपन्यास भारतीय नारी की पीड़ा और पराधीनता का चित्रण करता है। अनेक विद्वानों ने इस तरफ भी दृष्टि डाली कि सेवा सदन उपन्यास सवर्ण नारियों की दोहरी दास्ता का चित्रण करती है, क्योंकि सवर्ण नारियों को न तो पैतृक संपत्ति में अधिकार था और न ही उन्हें काम करने का या श्रम करने का अधिकार प्राप्त था। 1918 में सेवा सदन उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ और 1922 में आते आते प्रेमाश्रम दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ, जो किसान जीवन की समस्या पर केंद्रित है। हम मान सकते हैं कि किसान जीवन पर केंद्रित यह प्रेमाश्रम उपन्यास ही आगे चलकर गोदान तक पहुंचता है, जिसमें हमें किसान जीवन की परिणति का मार्मिक चित्रण और यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। 1925 में इनके दो उपन्यास आते हैं, एक रंगभूमि और दूसरा निर्मला। रंगभूमि उपन्यास संपूर्ण देश की व्यवस्था और विसंगतियां और समस्याओं का चित्रण करता है, जबकि निर्मला एक बेमेल विवाह का चित्रण करता है, जहां एक कम उम्र की युवती का विवाह अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है। आगे चलकर गोदान उपन्यास में भी होरी अपनी छोटी बेटी रूपा का विवाह अधेड़ व्यक्ति से करने पर विवश दिखाया गया है। रंगभूमि और निर्मला के बाद 1927 में उनका उपन्यास प्रकाशित होता है कायाकल्प, 1928 में प्रकाशित होता है गबन और 1932 में प्रकाशित होता है कर्मभूमि। गबन भी सामाजिक विसंगतियों पर प्रकाश डालता हुआ आंख खोलने वाला उपन्यास है, जो हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारे जीवन की प्राथमिकताएं गहने हैं या हमारे जीवन में अभिजात्य प्रदर्शन का इतना महत्व है कि उसके कारण किसी व्यक्ति को गबन करने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। कर्मभूमि उपन्यास अपने संपूर्ण कलेवर में हम कह सकते हैं कि गांधी दर्शन से प्रभावित है, और गांधी के जो प्रयास थे वो हमें कर्मभूमि में साकार होते दिखाई देते हैं। कर्मभूमि के जितने भी प्रमुख पात्र हैं या गौण पात्र हैं, उन सब का सजीव चित्रण प्रेमचंद ने किया है, और तत्कालीन समाज का जीवंत चित्रण करते हुए उस समय की परिस्थितियों को, सामाजिक सुधार को, अछूतोद्धार को या अछूतों के मंदिर में प्रवेश को, या उस समय जो अंग्रेज़ों की हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी प्रशासन का जो खौफ था जनता पर, उन सब का जीवंत चित्रण हमें कर्मभूमि में दिखाई देता है। 1936 में प्रकाशित गोदान किसान जीवन पर उनका हम कह सकते हैं कि उसे एक महाकाव्य की उपमा दी जाती है, क्योंकि किसान जीवन पर एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है उनका गोदान। और महाकाव्य की बात करें तो भारतीय महाकाव्य में जो नायक की अवधारणा है उसको भी प्रेमचंद ने पूरी तरह से बदल दिया, और जब रंगभूमि में उन्होंने सूरदास को नायक के रूप में प्रस्तुत किया तो वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तर पर उन्होंने उपन्यास को एक मुकाम पर पहुंचाया, और इसके साथ साथ नायक की अवधारणा को भी परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यह पहली बार हो रहा था जब किसी उपन्यास में सूरदास उस उपन्यास का नायक था। इसी प्रकार होरी को भी गोदान का नायक बनाया गया है, और उसकी गोदान करने की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहते हैं, और निश्चित तौर पर एक महाकाव्य का जो मापदंड है उसमें बेशक नायक की अवधारणा बदल गई है, क्योंकि आधुनिक भावबोध की विशेषता ही यही है कि आधुनिक भावबोध ईश्वर की बजाय मनुष्य पर केंद्रित है। तो निश्चित रूप से गोदान या रंगभूमि में जो नायक की अवधारणा है वह आधुनिक भावबोध से प्रेरित है। और प्रेमचंद जो जागरण के समर्थक थे और आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवजागरण का जो दौर था उस समय अनेक सभाएं स्थापित की गई थी, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज इत्यादि, और इन सब का उस नवजागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
तो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेमचंद जुड़े हुए थे। प्रेमचंद ने स्त्री की समस्या, किसान की समस्या, श्रमिक की समस्या, इन सब को उन्होंने अपने कथा साहित्य में चित्रित किया है और उसे अभिव्यक्ति करके हम सबको कह सकते हैं कि एक नई दृष्टि दी है, पाठकों को एक नई दृष्टि दी है। और जब प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में, तो उसकी अध्यक्षता भी स्वयं प्रेमचंद ने की थी। और दुखद बात यह है कि 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का निधन हो जाता है और जिस उपन्यास को उस समय वो लिख रहे थे, मंगलसूत्र को, वह अधूरा रह जाता है, जिसे आगे चलकर उनके पुत्र अमृत राय पूरा करते हैं। तो आज हमने कथाकार प्रेमचंद का एक संक्षिप्त परिचय जाना और आगे हम बात करेंगे अपने दूसरे वीडियो में उनके कर्मभूमि उपन्यास, और इसी प्रकार से क्रमांतर से हम उनके और उपन्यासों पर या उनकी कहानियों पर जैसा समय मिलेगा या जैसी हमारी आवश्यकता होगी हम उस पर चर्चा करेंगे। आज उनके ऊपर हमने एक छोटी सी चर्चा की और थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो पाए। आप सब ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।